हेलो, वेलकम इन हिंदी मीडियम एकेडमी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 2 है, इसका भाग 2। इसका भाग 1 मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्मजीव किन्हें कहते हैं, इनके कौन कौन से मुख्य वर्ग हैं, विषाणु जो है वो बाकी सूक्ष्मजीवों से कैसे अलग हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये सब बातें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई थी नोट्स के साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लेना, उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो मैथ्स के चैप्टर मैंने अपलोड किए हैं उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप इंस्टा पे हिंदी मीडियम को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये छोटा सा नंबर है आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग तरह की पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ जो आपके बहुत ही काम की होंगी। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो भी टेंशन की कोई बात नहीं, फेसबुक पे जो हमारा पेज है वो है @हिंदी मीडियम अकेडमी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स के लिए विजिट करना है AK स्टडी इस चैनल पे, और इंग्लिश मीडियम में साइंस की वीडियोस देखने के लिए आपको विजिट करना है डियर साइंस पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इस वीडियो में हम सूक्ष्मजीवों से होने वाले फायदे के बारे में पढ़ेंगे। जो नुकसान होते हैं सूक्ष्मजीवों से वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है सूक्ष्मजीव और हम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक। जाहिर सी बात है, जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनमें से कुछ से हमें फ़ायदा होता है और ज़्यादातर से हमें नुकसान होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस वीडियो में उन सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि फ़ायदे की बात पहले होनी चाहिए, ठीक है। और जो हानिकारक है वो हम बाद में अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब देखो, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है मित्रवत सूक्ष्मजीव। मित्रवत सूक्ष्मजीव का क्या मतलब है? मित्रवत सूक्ष्मजीव का मतलब है कि वो सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए लाभदायक हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मित्रवत सूक्ष्मजीव का तात्पर्य उन सूक्ष्मजीवों से है जो हमारे लिए लाभदायक है, मतलब जिनसे हमें कोई ना कोई फायदा पहुंचता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ये विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, तो भी आप उत्तर कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट में मैंने लिखा है इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। उस आटे या मैदे में कुछ सूक्ष्मजीवों को मिलाया जाता है जिसकी वजह से वो आसानी से फूल जाते हैं और जो केक है वो स्पंजी बनता है, फूला फूला बनता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें लिखा है प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है, ठीक है। तो ये बहुत पुराने टाइम से अल्कोहल बनाने में हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हुए आए हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसके अलावा इनका उपयोग कहाँ पे होता है? देखो, औषधि उत्पादन में भी इनका उपयोग किया जाता है, मतलब जो मेडिसिन बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं, इनमें भी सूक्ष्मजीवों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक। इसके अलावा कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में इनका उपयोग किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थितीकरण होता है, ठीक है। आपने जैसे कि राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थितीकरण करता है, जो पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि इनके क्या क्या उपयोग हैं। मैंने तो सिर्फ 4 लिखे हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे उपयोग होते हैं, जिसमें से जो मुझे 4 मेन लगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हालांकि इनके अलावा भी सूक्ष्मजीवों के हमारे जीवन में बहुत से उपयोग हैं, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे दही व ब्रेड का बनना। तो देखो, यहाँ पर लिखा है मैंने, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो दूध से दही जमता है वो इसलिए जमता है क्योंकि वहाँ पर कौन से जीवाणु हैं? लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु हैं, ठीक है। इनकी वजह से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिसकी वजह से जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आता है कि जो दूध से दही बनता है इसमें किस जीवाणु का योगदान है, या फिर उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस। बहुविकल्पीय प्रश्न में ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जो ये लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है इसका नाम याद रखना है, ठीक। इसके बाद, ठीक है, अगला टॉपिक जो है अपना वो है ब्रेड का बनना, ठीक है।
तो ब्रेड हो गया, केक हो गया, सब इसी तरीके से इसी प्रोसीजर से बनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, क्रियाकलाप 2.3, मैं इससे आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे क्रियाकलाप में क्या लिखा गया है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कि एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा या फिर मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए। मतलब आपने एक बर्तन लिया, उसमें आपने आटा या मैदा, ठीक है, चीनी के साथ गर्म पानी में मिला लिया। उसके बाद लिखा है इसमें थोड़ी मात्रा में यानी कि 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। ठीक है, मतलब इसमें आपने ईस्ट पाउडर भी मिला दिया। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गुथे हुए मैदे को ऊपर उठा हुआ यानी कि फूला हुआ पाया? तो देखो होता ये है कि यहाँ पे आपने क्या किया, बर्तन में मैदा, पानी, चीनी और ईस्ट पाउडर, ठीक है, इन सबको मिला दिया आपस में। आपने उसको 2 घंटे के लिए मान लो छोड़ दिया ऐसे ही। 2 घंटे बाद आप क्या देखोगे कि जो ये मैदा था ये फूल जाएगा, ऐसे उठ जाएगा इसमें, ठीक है, ऐसे फुलाव आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि ये फूल क्यों जाता है, ऐसी क्या खास बात होती है? ठीक है, तो इसका उत्तर देखो, यहाँ पर जो ये ईस्ट पाउडर है इसमें ईस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सूक्ष्म जीव हैं। तो जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। मतलब इसमें जो ईस्ट पाउडर है उसमें जो ईस्ट हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जनन करेंगे, मतलब अपना नंबर बढ़ाएंगे वो। और क्योंकि वो सूक्ष्म जीव होते हैं तो वो सांस भी लेंगे, तो जो श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करेंगे यानी छोड़ेंगे, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके बुलबुले इस मैदे को फुला देंगे। ठीक है ना, तो इस गैस के बुलबुले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, इसलिए मैदा फूल जाता है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, हमने इसमें जो ईस्ट पाउडर मिलाया था उसमें जो ईस्ट हैं वो सूक्ष्म जीव हैं। वो जैसे ही अपनी संख्या बढ़ाएंगे, प्रजनन करेंगे इसके अंदर और सांस लेंगे, तो सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे वो। ठीक है, तो वही गैस इस मैदे को फुला देती है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी क्वेश्चन आए कि ये गैस क्यों फूल जाता, तो जब भी प्रश्न आए कि ये मैदा क्यों फूल जाता है, तो आप जो उत्तर है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब इसके अलावा आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग। वाणिज्य मतलब व्यापारिक उपयोग, कॉमर्शियल उपयोग। तो मतलब व्यापार में हम सूक्ष्म जीवों का किस तरह से उपयोग करते हैं, ऐसी कौन सी चीज बनाते हैं सूक्ष्म जीवों के उपयोग से जिसका हम व्यापार कर पाते हैं, ये कहने का मतलब है। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, 2 पॉइंट्स में लिखा मैंने। पहला पॉइंट है प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। ठीक है, अल्कोहल बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, शराब में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, बहुत सी दवाइयाँ अल्कोहल की वजह से बनती है, बहुत चीज़ों में उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा है सूक्ष्म जीवों का उपयोग एसिटिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है। एसिडिक एसिड की मदद से हम सिरका बनाते हैं। ठीक है, आपने अगर अचार वगैरह खाने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने सिरका जरूर खाया होगा। ठीक है, तो जो सिरका होता है उसमें मेनली कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिडिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। इसके अलावा भी बहुत से वाणिज्य उपयोग है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखे हैं, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो रिसर्च करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें देखना है क्रियाकलाप 2.4 हमें क्या बताता है। देखो, जितने भी क्रियाकलाप आपके एनसीईआरटी में हैं आप सबको पढ़ना, उनसे आपको क्या सीखने को मिल रहा है इसके आप नोट्स बनाना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो जितने भी क्रियाकलाप है आप हल्के मत लेना उनको अच्छे से पढ़ो, उनको समझो और ये ट्राई करो कि आप उनके ऊपर नोट्स बना लो ताकि आपको बार बार वो पूरा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे बोला गया 500 मिलीलीटर का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भर दीजिए। मतलब 500 मिलीलीटर का बीकर लिया, उसका 3/4 हिस्सा, ठीक है, पानी से भर दिया। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलो, इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाल दो, इसे 4-5 घंटे के लिए उष्ण यानी गर्म स्थान पर ढककर रख दो। अब जब आपने ऐसा कर दिया तो इसके बाद विलेन को 4-5 घंटे के बाद सूंघ के देखो। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, देखो यहाँ पर जो आप सूंघ रहे हो तो इसकी स्मेल थोड़ी आपको अजीब सी लगेगी। ठीक है, बदली हुई सी। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई ये जो गंध है ये अल्कोहल की है। ठीक है, अब वहाँ पे अल्कोहल कैसे बन गया? देखो, हमने यहाँ पर चीनी डाली थी और ईस्ट पाउडर डाला था, तो ईस्ट पाउडर में फिर से वही ईस्ट होंगे,
तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करके वो जो चीनी है उसको अल्कोहल में बदल देंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो अल्कोहल है जिसकी गंध आ रही है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई जो गंध आ रही है ये अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बार आता है कि किण्वन किसे कहते हैं या फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो जब भी ये प्रश्न आए कि किण्वन या फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि ईस्ट की मदद से, किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से चीनी का अल्कोहल में बदल जाना किण्वन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी परिभाषा है इसकी। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपको याद रखना है कि भाई लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी 1857 में। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में ये आ सकता है कि किण्वन की खोज किसने की, तो आपको लिखना है लुई पाश्चर। ऐसा भी आ सकता है कि किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने कब की थी, तो आपको बताना है 1857 में की थी। ठीक है, तो जितनी भी संभावनाएं हैं प्रश्न पूछे जाने की वो मैं सभी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी मीडियम अकेडमी। ठीक है, तो वहाँ से आप, ठीक है, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब देखो, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, मतलब इनके उपयोग से हम औषधियाँ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सूक्ष्म जीवों के उपयोग से औषधियाँ तैयार की जाती हैं जिन्हें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। आपने ये एंटीबायोटिक ये शब्द तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ठीक, इसके बाद मैंने लिखा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। मतलब जो ये औषधियाँ तैयार की जा रही हैं सूक्ष्म जीवों के उपयोग से, इनको हम बोलते हैं प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक। खास बात क्या है, खास बात ये है कि जो ये एंटीबायोटिक है ये बनाई तो जा रही हैं सूक्ष्म जीवों से ही, लेकिन ये नष्ट भी किसे कर रही हैं, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को ही। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एंटीबायोटिक होती हैं ये दो तरह से काम करेंगी। या तो ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को एकदम नष्ट कर देंगी, खत्म कर देंगी, या फिर ये उनकी वृद्धि को रोक देंगी, मतलब उनकी संख्या और नहीं बढ़ने देंगी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो, प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की परिभाषा बता दो। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो जब भी आपको इसकी परिभाषा लिखनी हो तो आप इस तरह से लिखना कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग से तैयार की गई वो औषधियाँ जो या तो सूक्ष्म जीवों को खत्म कर दें, नष्ट कर दें, या फिर उनकी वृद्धि को रोक दें, ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा इनके उदाहरण आपसे पूछ लेते हैं कि भाई दो एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम बता दो। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन, ये जो है ये उदाहरण है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के। ठीक है, बहुत बार आपको 4 ऑप्शन दे देंगे बहुविकल्पीय प्रश्न में। ठीक है, जिनमें से 3 कुछ और लिख देंगे और एक इनमें से कोई सा लिख देंगे और बोलेंगे पहचानो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो अगर आपको ये उदाहरण याद है तो आप आसानी से वहाँ पे पहचान सकते हो। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी इन पे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो, आपको याद रखना है कि जो ये पेंसिलिन है तो ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ सकते हो। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे, एक सैंपल पे प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। मतलब जो ये फफूंद हैं इनके प्रयोग से हम जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं, उनकी संख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इस तरह से इन्होंने फफूंद का उपयोग करके एक दवाई बनाई, इसका नाम रखा गया पेंसिलिन, जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। ठीक, तो इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप याद रखना कि पेंसिलिन किसने बनाई थी, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में ये भी आ सकता है, तो आपको याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। आप चलिए आगे चलते हैं।
अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो वैक्सीन या टीका। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है तब से आपने कभी ना कभी तो वैक्सीन के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो वैक्सीन क्या होती है इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, पहले इसको समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वैक्सीन किस आधार पर काम करती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जब कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव यानी कि पैथोजन, देखो वो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी फैला सकते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, तो जब कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव यानी कि पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब हमारा प्रतिरक्षी तंत्र एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण करता है जो इस पैथोजन से लड़ते हैं। क्या मतलब हुआ कहने का ये मतलब हुआ कि बाहर से जब भी कोई ऐसा सूक्ष्म जीव आपके शरीर में आएगा जो बीमारी फैला सकता है, तो जो आपके शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, ये एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज को आप ऐसे समझो कि हमारे शरीर के सैनिक हैं जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जो ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र ने ये एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी बनाया, ये उस पैथोजन से लड़ेंगे। अगर इन्होंने उन पैथोजन्स को हरा दिया, मतलब उनको मार दिया, तो जैसे ही एक बार ये उन्हें हरा देंगे, इनके पास वो कला आ जाएगी कि अब भविष्य में कभी भी आ जाओ, हम तुम्हें हरा देंगे। ठीक है, मतलब ये एक बार अगर सूक्ष्म जीवों को हरा देंगे ये एंटीबॉडीज, तो भविष्य में कभी भी वो सूक्ष्म जीव आएगा, इनके पास वो तरीका होगा कि हम किस तरह से पिछली बार हमने हराया था तो हम वैसे इसको हरा देंगे। तो मतलब एक बार अगर हमारा शरीर सीख जाएगा किसी सूक्ष्म जीव से लड़ना, तो वो बार बार फिर उससे जीत सकता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि एक बार अगर एंटीबॉडीज बन गए, मतलब हमारे शरीर ने उन सूक्ष्म जीवों को हराना सीख लिया, तो जब भविष्य में आप उसी पैथोजन के संपर्क में आते हैं तो एंटीबॉडीज इसे पहचान लेंगे कि ये तो वही है जिसको हमने हराया था, और वो आसानी से इससे मुकाबला कर लेंगे और जीत जाएंगे। ठीक है, अब जो वैक्सीन या टीका है वो इसी प्रक्रिया पे काम करता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रतिरक्षी तंत्र के इसी कार्य प्रणाली के कारण टीके काम करते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि इस कार्य प्रणाली पे टीके कैसे बनाए जाते हैं। तो देखो, जो टीके होते हैं वो और कुछ नहीं होते। टीके के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीव बहुत ही कमजोर अवस्था में होते हैं या फिर मरी हुई अवस्था में होते हैं। तो कहने का मतलब है, समझो ये टीका है, अब इसके अंदर क्या है, इस वैक्सीन के अंदर वही सूक्ष्म जीव हैं लेकिन वो बहुत कमजोर अवस्था में है या फिर मरी हुई अवस्था में एकदम। तो होगा क्या, जब ये टीका किसी व्यक्ति को लगाया जाएगा, ठीक है, मान लो ये कोई व्यक्ति है और इसको ये टीका लगाया गया, अब क्योंकि यहाँ पर इस टीके के अंदर क्या था, वही सूक्ष्म जीव, जैसे ही इसके शरीर के अंदर जाएंगे तो होगा क्या, अब क्योंकि ये सूक्ष्म जीव कमजोर अवस्था में है या मरी हुई अवस्था में है, तो ये इस व्यक्ति में वो बीमारी तो पैदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद ही बेचारे मर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत कमजोर अवस्था में है, तो कोई बीमारी तो पैदा उसके अंदर नहीं कर पाएंगे, मतलब जो आदमी है वो सेफ है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि इस आदमी का जो प्रतिरक्षी तंत्र है, ठीक है, उसे नहीं पता कि जो ये बाहर से सूक्ष्म जीव आए हैं ये कमजोर हैं या मरे हुए हैं। वो तो समझेगा कि भाई ये बाहर से हमला करने आए हैं तो इन्हें मारो। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव पहले से ही मरे हुए हैं या फिर बहुत कमजोर अवस्था में है, तो उसका प्रतिरक्षी तंत्र इन्हें आसानी से एंटीबॉडीज बना के मार देगा। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि इस व्यक्ति का जो प्रतिरक्षी तंत्र था वो एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी बनाना सीख गया इनके खिलाफ। तो अब क्या होगा, अब भविष्य में जब बाहर से कहीं और से इसको इन्फेक्शन होगा इन सूक्ष्म जीवों का, तो क्योंकि इसके शरीर को पहले से ही पता है, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं कि इनके खिलाफ कैसे लड़ना है, तो वो आसानी से लड़ लेगा और वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वैक्सीन काम करती है। मतलब वैक्सीन में हम क्या कर रहे हैं, कमजोर सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं और इससे हमारा शरीर उस सूक्ष्म जीव से लड़ना सीख जा रहा है, एंटीबॉडीज बना ले रहा है, तो भविष्य में जब तगड़े सूक्ष्म जीव आएंगे उनसे भी वो आसानी से लड़ लेगा। तो इस तरह से हमारा ये वैक्सीन है ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने लिखा भी है कि टीके का यानी कि वैक्सीन का निर्माण मृत, कमजोर पैथोजन या पैथोजन के आंशिक हिस्से से किया जाता है। मतलब जो हम वैक्सीन बना रहे हैं उसमें हम ऐसे पैथोजन, ऐसे सूक्ष्म जीव, ठीक है, रोग फैलाने वाले का उपयोग कर रहे हैं जो या तो मरे हुए हैं या बेहद कमजोर हैं या फिर उनका
कोई छोटा सा हिस्सा, उनके शरीर का कोई छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं उस वैक्सीन के अंदर। तो जब आप कोई टीका लेते हैं, इसमें मौजूद पैथोजन का कोई भी संस्करण इतना मजबूत या इतना पर्याप्त नहीं होता कि वो आपको बीमार कर सके। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कमजोर अवस्था में आपके शरीर के अंदर डाला जा रहा है। लेकिन यह आपके प्रतिरक्षी तंत्र के लिए इतना पर्याप्त होता है कि वह इस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकता है। तो एक बार इसने एंटीबॉडी बना ली तो फिर ठीक है, भविष्य में जब भी आपके ऊपर ये संकट आएगा इन पैथोजन का, तो आपका शरीर उनसे लड़ लेगा। तो इस तरह से वैक्सीन या टीका काम करता है। ठीक, चलिए अब आगे आपको देखना है कि भाई हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी कि टीके के द्वारा रोका जा सकता है। तो प्रश्न आता है कि कम से कम 3 बीमारियों के नाम बता दो जहां पर हम टीके से उनको रोक सकते हैं। तो आपको लिखना है हैजा, क्षय, चेचक, ठीक है ना, इस तरह से। और आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। इसके ऊपर भी प्रश्न आता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, कब की थी। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। तो आपको याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों की मदद से मिट्टी की उर्वरकता में भी वृद्धि होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण कर सकते हैं। जैसे आपने राइजोबियम नाम के जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कभी ना कभी, जो नाइट्रोजन है उसका स्थितीकरण कर देता है। देखो, जो नाइट्रोजन है जो हमारे वायुमंडल में होती है वो उस रूप में नहीं होती कि पौधे उसको डायरेक्ट ले पाएँ। तो उसके लिए पहले उनका स्थितीकरण करना जरूरी है। और ये स्थितीकरण कौन करते हैं? कुछ जीवाणु या नीले हरे शैवाल। तो इससे क्या होता है, इससे जो नाइट्रोजन है ये उस रूप में मिट्टी के अंदर आ जाता है जिससे पौधे आसानी से सोख सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है पौधों को। ठीक है, तो इस प्रकार क्योंकि वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थितीकरण हो रहा है कुछ जीवाणुओं द्वारा या नीले हरे शैवालों द्वारा, तो मतलब ये एक तरह से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को बढ़ा रहे हैं उस रूप में जिसमें पौधे उसको ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है इससे मिट्टी जो होगी वो उर्वरक होती जाएगी, उपजाऊ होती जाएगी। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन का स्थितीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई जो खतरनाक सूक्ष्म जीव हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।